हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और आज हम लोग जो है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर जो है उसको आज कंटिन्यू करते हैं, जहां इससे पहले हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना था। ठीक है, साथ ही साथ ई बाय एम का रेशियो भी निकालना जाना था। तो आज जो है वो हम लोग जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो कैसे निकला था, किस एक्सपेरिमेंट से निकला था, उसको हम लोग देखेंगे और फिर फर्दर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे जो डिस्कवरीज है उसको लेकर के। ठीक, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है उससे अपने को क्या पता चला था कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, कितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो क्या देखने जा रहे हैं, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था कि एक जो है कंटेनर मतलब कि ये क्लोज्ड लिया गया था कंटेनर। ठीक है, साथ ही साथ इसमें क्या किया गया था कि ये ये एटोमाइजर लिया गया था, एटोमाइजर। ठीक है, ये क्या होता है बताते हैं। एटोमाइजर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एटोमाइजर। ठीक, अब इसमें जो है, ठीक है, दो प्लेट लगा हुआ था, दो प्लेट लगा हुआ था जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया गया था। ये होल था उस प्लेट में। ठीक है, और एक ये प्लेट था। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और ये वाला ऊपर वाला जो था वो पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक, और ये वाला नीचे वाला निगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव और ये आपका क्या था, निगेटिव। निगेटिव प्लेट है। और साथ ही साथ हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें ऑयल का जो ड्रॉप है वो था, ये ऑयल ड्रॉप यहां से डाला जा रहा था। क्या डाला जा रहा था, ऑयल ड्रॉप। ये क्या था, ऑयल ड्रॉप। ऑयल ड्रॉप, और साथ ही साथ क्या किया गया था, एक्सरे। एक्सरे, एक्सरे जो है वो यहां से दिया जा रहा था। बात समझ में आ रहा है। तो बेसिकली एक्सरे क्या करता है ना, एक्सरे जो एटोमाइजर था, एटोमाइजर कहने का मतलब है वैसा हम स्प्रे कर रहे थे ऑयल को एटोमाइजर से, जिसमें जो ऑयल जो बाहर निकल रहा था उस ऑयल का जो कण है वो एकदम छोटा चाहिए था, एकदम टाइनी पार्टिकल अपने को चाहिए था ऑयल का, एकदम छोटा से छोटा। तो उसके लिए अपने को एटोमाइजर इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, जिसमें से एकदम छोटे कण की तरह जो है वो ऑयल का ड्रॉप जो है वो बाहर निकलता है। बात समझ में आया। और यही वाला ऑयल ड्रॉप, यही वाला ऑयल ड्रॉप जब इस प्लेट के थ्रू, ठीक है, यानी कि इसके ये जो बीच में छेद किया गया है उसके थ्रू जब यहाँ पे अंडर द ऑब्जर्वेशन आता है, अंडर द ऑब्जर्वेशन आता है, तो ये एक्सरे, एक्सरे बेसिकली क्या करता है, एक्सरे बेसिकली बेसिकली आयोनाइज, आयोनाइज द ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, ऑयल ड्रॉप को आयोनाइज करता है। अब ये चार्ज हो गया, चार्ज हो गया, ये जो ऑयल ड्रॉप था वो क्या हो गया, कंप्लीटली चार्ज हो गया। और यहाँ पे क्या हम अप्लाई किए हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हुए हैं। क्या अप्लाई किए हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि जाहिर सी बात है क्या लगेगा यहाँ पे, mg लगेगा और mg नीचे की ओर mg लगेगा, ग्रेविटी, और ऑयल ड्रॉप कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। चार्ज ऑयल ड्रॉप है। चार्ज कैसे हुआ, तो चार्ज हुआ एक्सरे से। बेसिकली क्या करेगा, आयोनाइज द ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप को क्या करेगा, आयोनाइज करेगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई हम नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई नहीं करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई नहीं करेंगे, तो स्टार्टिंग में इसमें क्या रहेगा, इसमें केवल और केवल क्या रहेगा, क्यू। क्या रहेगा, क्यू। ई नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई नहीं रहने वाला है, केवल और केवल क्या रहेगा इसमें, क्यू, दैट इज चार्ज। ठीक है, और ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल जो ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप है, ये मान लेते हैं ये वाला ऑयल ड्रॉप है। तो ऑयल ड्रॉप जैसे ही नीचे की ओर गिर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, और ये मान लेते हैं अंदर में कोई गैस है, तो कोई गैस है, तो जब ये नीचे की ओर आ रहा है तो एक विस्कस फोर्स लगेगा। ठीक है, उस क्या लगेगा, विस्कस फोर्स। और वो विस्कस फोर्स कहां की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। किधर की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ। अब विस्कस फोर्स क्या है, कहने का मतलब है जैसे आपका हाथ ही है, ठीक है, हाथ है, उसको यदि आप इस तरीके से नीचे जोर से यदि करेंगे तो देखेंगे कि हवा जो है इससे टकरा रहा है।
हवा जो है इससे टकरा रहा है और वो फोर्स किधर की ओर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम नीचे एयर की तरफ छोड़ते हैं नीचे, तो ग्रेविटी के कारण वो नीचे आता है, लेकिन हवा हवा जो है या फिर कोई भी जो गैस है उसका दबाव कहां जाता है, ऊपर की तरफ फोर्स पड़ता है। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स कहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ एक कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या है, हनी है, ठीक है, क्या ले लिया हम लोग, हनी, ठीक है, हनी। और हनी में क्या कर दिया, एकदम छोटा सा एकदम टाइनी जो पार्टिकल है वो हम डाले डालें तो क्या होगा, स्टार्टिंग में जो है वो काफी स्पीड से नीचे आएगा, या हो सकता है कोई भी जो उसका वेलोसिटी उस वेलोसिटी से वो नीचे आएगा। और आफ्टर सम टाइम, अच्छा, जैसे ही वो नीचे आएगा उसमें क्या लगेगा, विस्कस फोर्स किधर की ओर लगेगा, विस्कस फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। ये है आपका विस्कस फोर्स किधर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। और नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, नीचे की ओर क्या लगेगा, mg। कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम्स, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू mg, ठीक है, विस्कस फोर्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, mg। और उस समय में देयर इज नो एनी फोर्स एक्ट ऑन द दिस पर्टिकुलर बॉडी, ठीक है, उस समय में इस पे जो कोई भी फोर्स एक्ट जो है इस बॉडी पे, इस जो पार्टिकल है इस पे कोई भी फोर्स फिर नहीं लगेगा, ठीक है। और एट दैट टाइम या कह सकते हैं आफ्टर सम टाइम द इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम वेलोसिटी को एग्जिस्ट करेगा। और उस इक्विलिब्रियम वेलोसिटी को हम लोग, या उस इक्विलिब्रियम स्पीड को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, जहां पे आपका विस्कस फोर्स mg के बराबर हो जाएगा। जहां विस्कस फोर्स mg के बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनल वेलोसिटी। यानी कि आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर सम टाइम द फोर्स ऑन दिस बॉडी इज कंप्लीटली जीरो, ठीक है, एंड जीरो, और देयर इज नो एनी एक्सिलरेशन, ठीक है, और एक्सिलरेशन भी यहाँ क्या रहेगा, कोई एक्सिलरेशन नहीं रहेगा। और उस कंडीशन में जो है mg आप, यानी कि तब mg और विस्कस फोर्स क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और वो वेलोसिटी जो होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में तो जो भी स्पीड रहेगा, ठीक है, जो भी वेलोसिटी रहेगा उस बॉडी का नीचे आने का, लेकिन कुछ समय के विस्कस फोर्स लगता जाएगा और कुछ समय के बाद विस्कस फोर्स लगने के कारण एक कांस्टेंट स्पीड से वो बॉडी नीचे की तरफ आने लगेगा, एक कांस्टेंट स्पीड से बॉडी नीचे की तरफ आने लगेगा। और वो, यानी कि जब कांस्टेंट स्पीड से बॉडी नीचे की तरफ आने लगेगा, तब उस समय विस्कस फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा था और mg जो नीचे की तरफ लग रहा था वो दोनों इक्वल हो जाएगा। और तब हम कहेंगे कि वो किस चीज को अचीव किया, वो टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव किया। बात समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है मेरा, कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑयल ड्रॉप है, ठीक है, ऑयल ड्रॉप जब नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, विस्कस फोर्स, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, विस्कस फोर्स। और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg। अभी कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किए हैं, कोई भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किए हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला, ठीक है, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, या फ्लूइड्स वगैरह में आपको देखने को मिलेगा जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे फ्लूइड्स, ठीक है। तो विस्कस फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 6 पाई ईटा, ठीक है, आर वी। और चूंकि ये v वेलोसिटी से नीचे आएगा, यहाँ पे v1 हम लिख रहे हैं, ठीक है, v1 वेलोसिटी से धीरे धीरे क्या बोले, नीचे आएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगा, और उसको हम लोग क्या बोले हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोले हम लोग, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। ये धीरे धीरे नीचे आएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, जिसको हम लोग क्या बोले हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोले हम लोग, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। where eta is the coefficient of viscous force, viscosity, ठीक है, coefficient of viscosity। eta क्या है यहाँ पे, coefficient of viscosity, ठीक है। और r क्या है, r is the radius of oil drop, r is equal to radius of oil drop, ठीक है। r क्या है, radius of oil drop। v क्या है, v क्या है, वेलोसिटी, यहाँ v1 लिख रहे हैं, ठीक है। v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप। बात समझ में आया, क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, mg इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, mg इज इक्वल टू विस्कस फोर्स, ठीक है। तो mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 पाई ईटा r
V1 6 पाई ईटा, ठीक है, 6 पाई ईटा R V1 और M को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा ऑयल ड्रॉप का 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू, सॉरी वॉल्यूम क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू क्या हो जाएगा जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 6 पाई ईटा आर V1, 6 पाई ईटा आर V1। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या, ठीक है, थोड़ा सा हम मिटा दे क्या, मिटा देते हैं इसको, क्लियर है। अब यहां से अपने को क्या, अब यहां से हम क्या लिख देंगे, ये R, ये R जो है चला जाएगा किससे, R स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये पाई पाई कट जाएगा, ठीक, और ये 4 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ठीक है, और ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी इधर क्या बचा R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर इज इक्वल टू, R स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि हम R निकाले यहां से तो R स्क्वायर बचा था ना, इधर क्या बचा ईटा, ठीक है, यानी कि 3 और ये वाला 3 जो बच गया था नीचे, ठीक है, ये 3, तो थोड़ा और ऐसे लिख देते हैं, ये 3 इधर गया 9, यानी कि 9 बाय ये बचा 2 इंटू 9/2 ईटा इंटू V1, ईटा इंटू V1 अपॉन क्या बचा डेंसिटी ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल, सॉरी हाँ डेंसिटी ऑफ ऑयल, और इंटू क्या है जी, डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू क्या बचा जी, बात समझ में आया, और यहाँ पे R इज इक्वल टू अंडर रूट 9/2 ईटा, ठीक है, इंटू V1 अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या वॉल्यूम क्या है इसका, ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑयल जी, तो सारा कुछ ये क्या था नोन था उनके लिए, ठीक है, मतलब कि यहां से अपने को क्या मिल रहा है रेडियस, यहाँ पे क्या मिल रहा है रेडियस, क्लियर है। अब हम क्या किए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, ठीक है, अब क्या किए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए। अच्छा ये वाला जो है इसके ऊपर थोड़ा सा लिख लेना है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंस, ठीक है, इन द ऐसे लिखना है, इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ये वाला, तभी तो mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा विस्कस फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और कुछ जो टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव किया वो धीरे धीरे क्या आ रहा है कांस्टेंट स्पीड से वो नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये तो अपने पास R निकल गया, अब व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर रहे हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक, ठीक है, फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग अप्लाई किए, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये जो है Q इंटू ई हो जाएगा, Q इंटू क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दिए, और इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे कि चूंकि ये वाला पॉजिटिव प्लेट है, ये कौन सा है पॉजिटिव प्लेट, ये कौन सा है नेगेटिव प्लेट, और ये चूंकि चार्ज इसमें आ गया था, चार्ज हो गया आयोनाइज हो गया था, तो किधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, यानी कि हम इतना देंगे, इतना हम इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज, जिससे ये क्या हो जाए ऊपर की तरफ खींचता चला जाए, और जैसे ही ये ऊपर की तरफ खींचता चला जाएगा, ध्यान से देखेंगे, जैसे ही ये ऊपर की तरफ खींचता चला जाएगा, यानी कि अब जो विस्कस फोर्स है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना, वो नीचे की ओर आ रहा था, विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा था इससे पहले, तो अब ये किधर की तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नीचे में क्या लगेगा विस्कस फोर्स, नीचे में क्या लगेगा अब उसका विस्कस फोर्स कहां लगेगा नीचे की ओर, पहले किधर की ओर जा रहा था नीचे की ओर जा रहा था, विस्कस फोर्स कहां लग रहा था ऊपर की तरफ, अब विस्कस फोर्स जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो विस्कस फोर्स कहां की तरफ लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है, और ऊपर की तरफ इसको कौन खींच रहा है, कौन सा फोर्स अट्रैक्शन जो है वो ऊपर की तरफ काम कर रहा है, यस इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऊपर की तरफ किस वेलोसिटी से, इतना हम लोग अप्लाई किए यहाँ पे कि जो ऑयल ड्रॉपलेट था वो ऊपर की तरफ जाने लगा, तो ऊपर की तरफ जाने लगेगा तो यह किस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगा, दैट इज v2, किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा आपका v2, और जो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो कौन सा हो जाएगा QE, कौन सा अप्लाई करेंगे हम लोग QE,
बात समझ में आ रहा है? जिससे वो ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे विस्कस फोर्स लग रहा है, और साथ ही साथ एक और फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड mg। क्या लग रहा है? दैट इज कॉल्ड mg। mg तो लगेगा ही, उसके बावजूद विस्कस फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, और ये QE इलेक्ट्रिक फील्ड इतना अप्लाई किए कि वो किधर की तरफ जा रहा है? ऊपर। यानी यानी अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें? अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि QE इज इक्वल टू mg इंटू विस्कस फोर्स। mg इज इक्वल टू क्या? विस्कस फोर्स। और यहाँ पे विस्कस फोर्स हम लोग क्या लेंगे? यहाँ पे लेंगे 6 पाई ईटा, ठीक है, आर वी टू, 6 पाई ईटा आर v2, ठीक है, वेलोसिटी v2 हो गया यहाँ पे। तो अब ये q इंटू ई इज इक्वल टू m का वैल्यू बैठाए थे जी, ठीक है, mg बराबर इससे पहले क्या लिखे थे? इससे पहले वाले में mg इज इक्वल टू क्या था? 6 पाई ईटा इंटू v1 था ना, याद आ रहा है? mg इज इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग? 6 पाई ईटा आर v1, ठीक है, आर v1, और ये प्लस होगा ना, यहाँ दोनों ऐड हो रहा है ना, ठीक है। तो 6 पाई ईटा आर v1, और साथ ही साथ यहाँ पे विस्कस फोर्स क्या लगेगा? 6 पाई ईटा आर v2, ठीक है, और यहाँ क्या कर लेंगे? 6 पाई ईटा आर v1 प्लस v2, और ये क्या है आपका? QE। Q इज इक्वल टू क्या होगा? 6 पाई ईटा आर v1 प्लस v2, और अपॉन क्या होगा? E। बात समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे ये फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पे ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो अप्लाई किए थे, वो भी उनको पता था, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भाई, वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। रेडियस तो अभी निकाले हम लोग, रेडियस क्या यहां से निकला, रेडियस ये पुट होगा, वेलोसिटी v1 प्लस v2, कितना वेलोसिटी से नीचे जा रहा था, ठीक है, और कितना वेलोसिटी से फिर ऊपर जाने लगा, वो भी क्या था? नोन था उनके लिए, ईटा का वैल्यू, ठीक। और तब यहां से क्या निकलेगा? Q, और Q जो यहाँ पे निकला वो एक मिनिमम, इसके बाद जो उनका इस पूरे एक्सपेरिमेंट का जो यहाँ पे आपको जो उनको रिजल्ट मिला, वो ये निकला कि जो Q निकल रहा है वो Q मिनिमम चार्ज होगा। Q क्या होगा? मिनिमम चार्ज होगा, और Q का वैल्यू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे मिटा दे, ठीक है। क्लियर है? देन पहला जो उनका रिजल्ट था, पहला चीज क्या था उनके लिए कि जो Q निकल रहा है, Q, ठीक है, Q, और ये Q क्या रहेगा? मिनिमम। Q क्या रहेगा? मिनिमम। Q मिनिमम इज फॉर, ठीक है, इज इक्वल टू या इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। क्या रहेगा? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, फर्स्ट दिस। एंड दूसरा, कोई भी यदि कोई चार्ज पार्टिकल रहेगा, कोई भी चीज यदि चार्ज होता है, तो उस पे जो इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो हम चार्ज कहेंगे, कि चार्ज का वैल्यू क्या होगा? ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस Q होगा, दैट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यानी कि ये जो चार्ज निकला यहां से, ये जो Q निकला यहाँ पे उन्होंने निकाला, वो क्या था? वो मिनिमम था। वो क्या था? मिनिमम वैल्यू था किसी भी चार्ज के लिए, ठीक है, किसी भी चार्जेबल के लिए वो क्या था? मिनिमम वैल्यू था। और इसके बाद यदि कोई पार्टिकल चार्ज होता है, तो उसमें जो भी वैल्यू रहेगा, वो क्या होगा? दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इज दैट क्लियर? यानी कि चार्ज क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम? क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी यदि एनी पार्टिकल इफ चार्ज, ठीक है, एनी पार्टिकल इफ चार्ज, ठीक है, देन क्या हो जाएगा? ये n इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तब क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब ये आ जाएगा। देन बात समझ में आया? या यूं कह सकते हैं टोटल जो वैल्यू आएगा वो ये आएगा, दैट इज द मिलिगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे क्या निकल गया? यहाँ पे निकल गया चार्ज, यानी कि एक तरह से E इज इक्वल टू, और इसी को क्या बोला गया था? E, इसी को क्या बोला गया? E का वैल्यू है E इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। क्या है? E इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और अपने पास E बाय एम पहले से मौजूद था। E बाय एम क्या था?
E by m निकाले थे ना 1.7 वाला, ठीक है, क्या निकाले थे 1.76, क्या निकाले 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है। देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या निकालेंगे, E अपॉन E बाय m, क्या कर देंगे E अपॉन E बाय m, तो जिससे जिससे क्या हो जाएगा ये वाला, यहां पे हम लोग फिर क्या लिखेंगे E अपॉन E बाय m, तो E क्या है 1.602 इंटू 10⁻−19 कूलम और अपॉन 1.76 इंटू 10⁻11, ठीक है, कूलम पर केजी, ठीक। अब जब यहाँ पे अपने को निकलेगा, यानी कि ये पूरा वैल्यू कैलकुलेट करके जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा 9.1 इंटू 10⁻31 केजी एंड दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या आया, दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? तो ये जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा उन सभी के लिए, उस समय जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो साइंटिस्ट थे उनके लिए, जिसके कारण अपने को क्या निकल गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और साथ ही साथ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। लेकिन इसमें जो अहम भूमिका निभा करके गए थे वो कौन निभा करके गया था, यस जे थॉमसन, दैट जिसने स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू बताया था, किसका, E बाय m का, जिसने E बाय m का वैल्यू बताया था, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, नोट करें। आगे हम लोग लिखते हैं, आगे देखेंगे डिस्कवरी ऑफ एनोड रे, क्या देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ एनोड रे, यानी कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन इस पे कर लेना है, ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पे एक क्वेश्चन कर लेना है। क्या है क्वेश्चन भाई, ठीक है, क्वेश्चन कर लेंगे। इन अ ऑयल ड्रॉप, इन अ ऑयल ड्रॉप, इन अ ऑयल ड्रॉप, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, इन अ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द टर्मिनल वेलोसिटी, the terminal velocity of oil drop was found to be 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फाउंड टू बी, टर्मिनल वेलोसिटी क्या पता चला है, पहले क्या लिखा गया इसके लिए 1 मीटर पर सेकेंड, इन एब्सेंस ऑफ electric field, in absence of electric field to be, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ, एक सेकेंड, टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिए, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप वाज फाउंड टू बी 1 मीटर इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, ठीक है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब विस्कस फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, तो पूरा हो जाएगा, ठीक है, पूरा क्या हो जाएगा, वहां पे जो हम लोग निकाले थे ऊपर की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई होगा, यानी कि Q इज इक्वल टू mg इंटू विस्कस फोर्स जो लगा था वो, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अ फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब वही इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ दैट इज 6.75 इंटू 10⁻6 पाई, ठीक है, वोल्ट पर मीटर, ठीक है, पर मीटर if the density of, ठीक है, if the density of oil is 1 gram per milliliter, if the density of oil is 1 gram per milliliter and viscosity of air का viscosity बता रहा है, ठीक है, is equal to is 2 into 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, देन कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना भाई साहब, देन कैलकुलेट, ठीक है, देन कैलकुलेट, पहला जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप,
रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप, सबसे पहले रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप, और दूसरा चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप। क्या निकालना है अपने को? चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप, ठीक है, चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप। क्या है वो? चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप। बात समझ में आ रहा है? ये चीज आपको निकालना है, तो ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप वाज फाउंड टू बी 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये वाला अपना पॉइंट था ऊपर की तरफ, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऊपर क्या लगा? विस्कस फोर्स, और नीचे क्या लग रहा है आपका? mg, नीचे क्या लग रहा है? mg। बात समझ में आ रहा? उस दरमियान जो आपका r था, रेडियस था, r इज इक्वल टू क्या निकाले थे? √9/2, √9/2। उसके बाद क्या था? ईटा इंटू V1, ईटा इंटू V1 अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू क्या था? G, डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू क्या था? G। ईटा का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो और हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 9/2, ठीक है, √9/2 इंटू ईटा वैल्यू क्या लिखा हुआ है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑयल इतना एंड द विस्कोसिटी ऑफ एयर इतना, यही है ना? विस्कोसिटी ऑफ एयर दैट इज 2 × 10⁻⁵, ठीक है, 2 × 10⁻⁵ इंटू इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, ये वाला आया, यानी 1 अपॉन अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल, ठीक है, क्या दिया हुआ? इलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, एंड इफ डेंसिटी ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है, किस में लेके चलना है? एसआई यूनिट में, 1 ग्राम पर मिलीलीटर है, तो क्या लिखेंगे? एसआई यूनिट में भी वही हो जाएगा, दैट इज 1 kg/लीटर, ठीक है, यानी कि इसको दे देंगे वही 1 हो जाएगा, और ये जी, जी कितना लेकर के चलेंगे? 10, जी कितना लेकर के चलेंगे? 10। तो यहाँ पे अपने को क्या पता चल रहा? आर, आर का वैल्यू यहां से निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि अपने को क्या यहां से निकला? आर। थोड़ा सा मिटा दे क्या, हम थोड़ा सा जगह चाहिए, यहाँ पे हम मिटा रहे हैं, ठीक है, आर का वैल्यू वो आपका रहा, आर निकल गया, रेडियस निकल गया। अब उसके बाद क्या लिखे हैं? चार्ज, क्यू बराबर क्या था? क्यू इंटू ई, ई, ठीक है, क्या दिया हुआ है? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक, प्रेजेंस ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ, तो फील्ड का स्ट्रेंथ दिया हुआ है, फील्ड का स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ? 6 × 7.5, जो फॉर्मूला हम लोग चार्ज निकाले थे, क्यू इंटू ई, ठीक है, और 6 ईटा आर, और V1 + V2 अपॉन क्या था? ई, तो ई अभी यहीं पे है, देन उसके बाद डिवाइड कर देंगे, तो इंटू ई, यानी कि 6.75 इंटू 10⁻⁶ पाई अपॉन, सॉरी, इज इक्वल टू, और क्या निकाले थे यहाँ पे? 6 पाई ईटा, ठीक है, आर, और ये क्या था? V1 + V2। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद ध्यान से देखेंगे, Q इज इक्वल टू क्या है? Q इज इक्वल टू आपका आएगा, यानी कि 6 पाई एन, सॉरी, ईटा आर V1 + V2 अपॉन क्या आ जाएगा? ये Q 6.75 इंटू 10⁻⁶ पाई। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब ध्यान से जरा सा देखेंगे, ये ईटा, ईटा का वैल्यू है क्वेश्चन में, क्लियर, आर, आर अभी यहां से निकाले हैं, ठीक है, 6 पाई का वैल्यू ईटा निकाले, V1 V2 दोनों दिया हुआ, V1 V2 दोनों दिया हुआ है, ठीक है, और ये वैल्यू और फिर पाई, तो यहां से पूरा कैलकुलेट करने पे, पूरा ये कैलकुलेट करने पे, ठीक है, पूरा कैलकुलेट करने पे यहाँ जो Q आएगा दैट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आता है। ये बात ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट जो डेटा दिया हुआ था भाई मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप वाला दिया हुआ है, तो जो आप पूरा कैलकुलेट करेंगे एकदम एग्जैक्ट जो आएगा दैट इज Q इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आने वाला है। इज दैट क्लियर? तो ये एक क्वेश्चन था जो आपको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और जो है क्लियर करेगा, कर रहा है आपके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। आगे हम लोग देखने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ क्या? डिस्कवरी ऑफ एनोड रे, दैट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मिटा दे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन,
डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, हुआ क्या था, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसका था, याद है, वो तो था जे थॉमसन का। ठीक है, जे थॉमसन का, और जे थॉमसन के बाद फिर किसका बारी आ गया गोल्डस्टीन। ठीक है, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन, उन्होंने ही किसका डिस्कवरी किया था, प्रोटॉन का। ठीक है, और उसके बाद न्यूट्रॉन पढ़ेंगे, दैट इज चार्डविक। ठीक, क्लियर है। इन्होंने क्या किया था कि जो थॉमसन का किया गया था एक्सपेरिमेंट, तो थॉमसन का एक्सपेरिमेंट को ही उन्होंने उठा लिया। ठीक है, इन्होंने उठा लिया, उन्होंने दिमाग बस इतना ही लगाया कि जैसे कि ये अपने पास क्या था, थॉमसन वाला पार्ट था। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सेम चीज है, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस ध्यान से इसको समझेंगे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ये इस तरीके से लिया। ठीक है, और ये पॉजिटिव प्लेट और ये आपका नेगेटिव प्लेट। ठीक है, यानी कि ये आपका रहेगा एनोड और ये आपका रहेगा कैथोड। ठीक है, कैथोड, ये छोटा वाला डंडी और ये बड़ा वाला वेरी हाई वोल्टेज, और वेरी हाई वोल्टेज दैट इज 10⁻⁴ वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो वैक्यूम किया जा रहा है, वैक्यूम टू वैक्यूम टू वैक्यूम, वैक्यूम करने कितना लिया गया था, वैक्यूम मतलब कि कितना एटमॉस्फेयर जो अंदर प्रेशर था वो कितना था, तकरीबन 10⁻⁴ एटीएम, 10⁻⁴ एटीएम। ये जो है वो परफोरेटेड कैथोड लिया गया है, परफोरेटेड कैथोड। बात समझ में आया, ये क्या है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, या फिर इसको हम कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ एनोड। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ एनोड या फिर परफोरेटेड एनोड भी इसको, सॉरी परफोरेटेड एनोड तो नहीं कहेंगे, हाँ डिस्कवरी ऑफ एनोड। ठीक है, ध्यान में रखना है कि यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड लिए हैं, क्या लिए हैं, परफोरेटेड कैथोड, यानी कि वैसा लिख देते हैं हम लोग, ये है आपका परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, यानी कि कैथोड हैविंग होल्स, कैथोड हैविंग होल्स, वैसा कैथोड लिए जिसमें होल्स है। और फिर से उन्होंने क्या यहाँ पे लिया, फ्लोरेसेंस मटेरियल दैट इज ZnS जिंक सल्फाइड। कुछ नहीं था, सारा कुछ वैसा ही था, उन्होंने थोड़ा सा बस दिमाग लगाया गोल्डस्टीन ने, क्या, यदि कोई न्यूट्रल है अंदर में तो कुछ ना कुछ हम लोग गैस लिए हैं, क्या लिए हैं, गैस, गैस एट वेरी लो प्रेशर। ठीक है, गैस एट वेरी लो प्रेशर, तो गैस जो था वो काफी लो प्रेशर पे लिया गया है। अब गैस काफी लो प्रेशर पे जब लिया गया है और जब हम लोग हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, तो इससे पहले क्या देखे थे कि कैथोड की तरफ से कोई रे बाहर निकल रहा है और जो कि टकरा रहा है किधर, एनोड की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, एनोड की तरफ टकरा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोले थे, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, कैथोड रे है। लेकिन एक्चुअल में हम लोग क्या जाना थे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं और प्रेशर को काफी कम रखते हैं, तो जो गैस था ये क्या था, टू वैक्यूम, नियर वैक्यूम था, नियर टू वैक्यूम, बताए थे ना पिछले क्लास में, नियर टू वैक्यूम दैट इज 10⁻⁴ एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई किया गया था। लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट में इसमें गैस जो था अंदर रह गया था और वही गैस क्या हो गया था, आयोनाइज। जब इतना ज्यादा हम लोग अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास किए तो आयोनाइज हो गया था, यानी कि यदि हम लोग हाइड्रोजन लिए हैं तो वो H+ और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया था, यदि ऑक्सीजन लिए हैं तो वो O+ और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया था, और यदि नाइट्रोजन लिए हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N+ और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया था। यानी कि अब कोई भी यदि हम गैस ले रहे हैं तो उसमें जो निकल रहा है ये बाहर, ये इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन क्या कहला रहा था, आपका कैथोड रेज कहला रहा था। ये इलेक्ट्रॉन क्या कहला रहा था, कैथोड रेज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो मूव कर रहा था, बता रहे थे। और जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बच गया, जो पॉजिटिव चार्ज बच गया वही आपका कहलाएगा एनोड रेज, वही आपका क्या कहलाएगा, एनोड रेज। क्योंकि ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल है वो किधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव की तरफ, वो किधर की ओर अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जो यहाँ पे, जो भी यहाँ पे क्या निकलेगा, एनोड पार्टिकल, एनोड रेज, यानी जो पॉजिटिव पार्टिकल रहेगा वो किधर की तरफ मूव करता हुआ जाएगा, इधर की तरफ, और इस होल से टकराएगा यहाँ पे, और वो क्या करेगा, चमकने फिर लगेगा। ठीक है, यहां से ये निकल करके जाएगा ऐसे, इस होल से पास करेगा और यहाँ टकराएगा और इस तरीके से
इसके मतलब टकरा करके चमकने लगेगा, क्योंकि यहाँ जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंस मटेरियल लगाया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब हम लोग एनोड कैथोड रे का जब हम लोग डिस्कवरी देख रहे थे, डिस्कवरी ऑफ जब इलेक्ट्रॉन हम लोग देख रहे थे, तो कोई भी अंदर हम लोग गैस ले रहे थे तो बाहर कौन निकल रहा था? इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा था। यानी कि गैस का नेचर जो है, वो गैस हम किसी भी तरीके का यहाँ पे लें, इसमें कैथोड में वो इंडिपेंडेंट रहेगा ई बाय एम के रेशियो पे। ई बाय एम स्पेसिफिक चार्ज जो हम लोग निकाले थे दैट इज क्यू बाय एम, ठीक है, क्योंकि बाहर क्या निकल रहा था? इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है बाहर कौन निकल रहा है? अलग अलग गैस लिए हैं तो अलग अलग ये पॉजिटिव पार्टिकल जो है आपको निकलता हुआ बाहर नजर आएगा। बात समझ में आएगा? पॉजिटिव पार्टिकल अलग अलग जो चीज है वो आपको निकलता हुआ नजर आएगा। यानी कि बात को समझना है, ई बाय एम किसका चार्ज आया था? वही क्यू बाय एम जो हम लोग लिख रहे हैं, क्यू बाय एम, यही था ना, क्यू बाय एम। तो क्यू बाय एम जो अपने पास आया था वही ई बाय एम जो है, तो चार्ज चार्ज तो सेम ही रहेगा, सब पे क्या आ रहा है? एक ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। बात समझ में आया? चार्ज क्या रहेगा? सब पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों? अरे भाई यदि हम ये कहें कि माइनस, चूंकि इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, दैट्स व्हाई जो उसका चार्ज था वो क्या था? -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और जो ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज आपका क्या बेसिकली है? प्लस 1.67 इंटू सॉरी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये प्लस में रहेगा और वो माइनस में रहेगा। इज दैट क्लियर? वो प्लस में रहेगा, ये प्लस में और वो माइनस में। मैथमेटिकल यदि हम बात कहें तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव वाला ज्यादा है और निगेटिव वाला कम। लेकिन यदि हम ऐसे बात करें चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज केवल प्लस और माइनस से पता चल रहा है। यहाँ भाई ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के लिए है और ये निगेटिव जो है, सॉरी ये चार्ज का जो जो टाइप है उसके कारण ये पता चल रहा है भाई ये पॉजिटिव वाला है और ये निगेटिव वाला है। बहुत ज्यादा चार्ज या बहुत कम चार्ज हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? तो कहने का मतलब यह है, चूंकि इलेक्ट्रॉन तो सबके लिए क्या है? सेम है। चार्ज तो क्या है? सबके लिए सेम है। लेकिन फर्क किसका आ रहा है? एम, जो मास रहेगा वो, ठीक है, मास रहेगा वो। और चूंकि मास जो है वो डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट गैसेस के लिए क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। हाइड्रोजन में यदि हम क्या करें, कितना प्रोटॉन, कितना इसका एटॉमिक वेट होता है? 1 ही होता है, ठीक है। एटॉमिक वेट क्या होता है? 1। तो सबसे लाइटेस्ट जो गैस है, जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, वो कौन निकला था? हाइड्रोजन, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कितना बचा था? प्रोटॉन एक ही बचा था। यानी कि बात को समझना। लेकिन ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वही 8 प्रोटॉन बचेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन में वही एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 7 प्रोटॉन बचेंगे। तो जो मास जो रहेगा, जो मास जो रहेगा वो क्या करेगा? आपका डिफर करेगा, ठीक है। मास क्या करेगा? डिफर करेगा। और जितना ज्यादा मास रहेगा, जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ही ई बाय एम का जो वैल्यू है, जितना ज्यादा मास, मास क्या रहेगा? ज्यादा, डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, तो जाहिर सी बात है जो आपका रेशियो आएगा वो उतना ही कम आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? क्लियर है? लेकिन जितना कम रहेगा, जितना कम रहेगा उतना ही क्या आएगा? ई बाय एम का रेशियो जो है आपके लिए वो क्या आएगा? ज्यादा आएगा। बात समझ में आया? क्लियर है? तो इससे ये भी पता चला कि जो हाइड्रोजन जो है वो सबसे क्या है? लाइटेस्ट है। सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट में जो आ रहा है आपका हाइड्रोजन है। और चूंकि एक ही इसमें क्या बचा था? प्रोटॉन बचता है, केवल एक ही है, एक ही प्रोटॉन था। इसलिए हम लोग प्रोटॉन का सिंबल, जो प्रोटॉन का सिंबल लिखते हैं, प्रोटॉन का सिंबल लिखते हैं वो H11 लिखते हैं। दैट इज द सिंबल ऑफ प्रोटॉन। बात समझ में आया? और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखे थे? E-10, E-10, जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा? -1 रहेगा और फिर ये क्या रहेगा? 0 रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली क्या था? एक तरह से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन था आपके लिए। तो जिसमें क्या पता चला था? यहाँ भाई प्रोटॉन नाम का भी जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कहे थे हम लोग? प्रोटॉन नाम से जाने थे। बात समझ में आया? बस ये बात मुख्य तौर पे ध्यान में रखना, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए जो ई बाय एम है या क्यू बाय एम जो रेशियो है वो डिफरेंट हो जाएगा। बात समझ में आया? वो क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। और जितना ज्यादा हम लोग मास वाला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ई बाय एम का रेशियो क्या हो जाएगा? उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए जो ई बाय एम का रेशियो है तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट माना जाएगा। बात समझ में आया? सबसे ज्यादा हाईएस्ट माना जाएगा क्योंकि सबसे लाइटेस्ट है। नोट करें, ठीक है। अब आगे बढ़े हम लोग। अब क्या हुआ था थोड़ा सा इसमें
लिख लिया जाए। ठीक है, ठीक है, क्या लिखेंगे? गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन परफॉर्म experiment, perform same perform an experiment using same tube, ठीक है, using same tube, and he found that he found that ठीक है, he found that there is not only ठीक है, there is not only travel cathode ray cathode ray simultaneously, but simultaneously ठीक है, simultaneously other rays is also travel from from anode to cathode, ठीक है, एनोड टू कैथोड फ्रॉम द फ्रॉम ठीक है, एनोड टू कैथोड, ठीक है, एनोड टू कैथोड। और ये जो कैथोड है यहां लिख ले रहे हैं हैविंग, या फिर लिख देते हैं एनोड टू परफोरेटेड कैथोड, या कैथोड लिख देते हैं और यहां लिख देते हैं परफोरेटेड कैथोड, ठीक है, परफोरेटेड कैथोड। और इसमें भी ऐसा लिख देते हैं कैथोड्स हैविंग होल्स, ठीक है, ठीक है। एंड एंड ही नेम्ड दिस रेज इज एनोड रेज, एनोड रेज। बात समझ में आया? इसका क्या नाम रखा गया? एनोड रेज रखा गया। और ये एक तरह से जो परफोरेटेड कैथोड जो अपना था, जिसमें छेदा छेदा छोटा था, वो क्या था? कैनाल की तरह था, ठीक है, कैनाल की तरह। तो इसको और एक कहा जाता, और कैनल रे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और कैनल रे भी कहा जाता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम लोग ध्यान में देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे ठीक किस प्रकार से प्रॉपर्टीज था आपका आपका इलेक्ट्रॉन वाला था, ठीक उसी प्रकार से क्या कैथोड रे का भी हम लोग क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, सॉरी एनोड रेस। और ध्यान में रखना है कि एनोड रेस का मैक्सिमम जो ये है क्या, मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज है वो किससे मिलता है? वो कैथोड रे से मिलता जुलता है। लेकिन किस चीज में डिफरेंस आएगा, वो चीज बस आपको ध्यान में रखना है। पहला डिफरेंस तो किस चीज में आ जाएगा कि जो आपका कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाए थे, याद आ रहा है? तो ये जो चार्ज पार्टिकल, ये जो चार्ज है, यानी कि ये जो कौन सा एनोड रे है, वो किधर की तरफ भागेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये डिफ्लेक्ट करेगा किधर की तरफ? किधर की तरफ? यस, निगेटिव की तरफ करेगा, ठीक है। किधर की तरफ करेगा? निगेटिव की तरफ करेगा। तो आइए एक एक पॉइंट जो है हम लोग लिखते हैं और फिर देखते चलते हैं, ठीक है। दे हैव सेम प्रॉपर्टीज, सबसे पहले लिखेंगे दे हैव सेम प्रॉपर्टीज, दे हैव सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है, लाइक कैथोड रेस, बट different but difference is that, ठीक है, difference is that, difference is that, ठीक है। पहला पॉइंट difference is that क्या रहेगा? क्या रहेगा? they deflect, ठीक है, they deflect towards, ठीक है, towards
towards negative plate in presence of in presence of electric in presence of electric field which shows that which shows that which shows that the charge is, ठीक है, या फिर इस which shows that this rays is पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि वो जो रे है वो किस तरीके का है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। पॉइंट नंबर 2 जो दूसरा वाला है, ठीक है, फॉर E बाय M फॉर एनोड रेस E by M ratio is very small as compared to anode ray as compared to cathode ray ना, कैथोड रेस। अब क्यों इसका E by M काफी कम आया होगा, बात समझ में आ रहा है? इसका E by M का जो रेशियो है वो क्या रहा होगा, काफी स्मॉल रहा, ठीक है, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन E by M रेशियो स्मॉलर है किससे कैथोड रे से, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा था, बोले थे ना, चार्ज तो दोनों का सेम था, किस पे डिपेंड कर रहा था, मास पे। तो जिसका ज्यादा मास रहेगा उसका E by M का रेशियो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जिसका मास कम रहेगा उसका E by M का रेशियो जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है E by M का रेशियो जो क्या है आपका, काफी आपका स्मॉल रहा। अब स्मॉल रहा एज कंपेयर टू कैथोड रे, इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो जाहिर सी बात है ज्यादा रहा होगा, जाहिर सी बात क्या है, ज्यादा रहा होगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 आपका बोलता है स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज दैट इज Q by M is, ठीक है, द स्पेसिफिक चार्ज Q by M डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज जो है Q by M वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस। ठीक है, नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब, ठीक है, विच इंडिकेट्स दैट, ठीक, which indicates that positive charge, ठीक है, बात समझ में आया? क्या बोले कि स्पेसिफिक चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे, जो कि कहां इनसाइड द ट्यूब है, और जो कि इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव पार्टिकल्स constituting the, ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल्स constituting the positive, ठीक है, constituting particles positive particles constituting the positive rays is different, positive rays is different, ठीक है, is different for different gas। ठीक है, कहने का मतलब साफ है कि ये E by M Q by M का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस जो कि इनसाइड द ट्यूब है, और जो कि बतला ये रहा है कि पॉजिटिव पार्टिकल्स जो है, जो पॉजिटिव रेज के फॉर्म में है, पॉजिटिव पार्टिकल जो है, जो कि पॉजिटिव रेज है, वो डिफरेंट होगा डिफरेंट गैसेस के लिए। यानी कि जो पॉजिटिव पार्टिकल्स जो है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज जो होगा, ठीक, वो क्या होगा, यानी कि पॉजिटिव रे कंस्टिट्यूटिंग रहेगा, और वो डिफरेंट होगा डिफरेंट गैसेस के लिए। ठीक है, ये चीज है, और ये बताए भी थे आयोनाइज वाला करके, क्या यहाँ पे बताए थे? ठीक है, ये चीज पहले ही बता चुके हैं, पहले भी क्या बता चुके हैं भाई, कि ये गैस जो था आयोनाइज गैस था। यदि हाइड्रोजन लेते हैं तो H+ और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन ले रहे हैं तो क्या निकल रहा है,
O+ और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और नाइट्रोजन ले रहे हैं तो N+ और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो ये वाला जो था वो यही बात कह रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो होगा वो चार्ज, यानी कि इसका रेज का ये होगा। ठीक है, क्या करेगा, इंडिकेट पॉजिटिव पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग पॉजिटिव रेज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस। बात समझ में आया, ये चीज है आपका। और फोर्थ वाला पॉइंट बोलता है कि E/m रेशियो, ठीक है, फोर्थ पॉइंट बोलता है कि E/m रेशियो, ठीक है, रेशियो इज मैक्सिमम। E/m रेशियो जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, E/m रेशियो क्या होगा, मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन, फॉर फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए E/m रेशियो क्या होगा, मैक्सिमम, विच सोज, ठीक है, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। बात समझ में आया, क्यों, क्योंकि मास इसका क्या होगा, बहुत कम है, और बहुत कम है इसीलिए हाइड्रोजन के लिए E/m रेशियो क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा, विच सोज दैट हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, विच shows that hydrogen is the lightest element। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, एंड दैट इज कॉल्ड, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटॉन। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटॉन, और इसका सिंबल क्या होता है, H11। क्या होता है, H11। बात समझ में आया। अब इतना कुछ जब सामने आ ही गया था, तो जिस तरीके से E/m का रेशियो कैलकुलेट किया गया था, याद है कैसे कैलकुलेट किया गया था, वही जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट किए थे, E/m का रेशियो। ठीक है, तो यहां भी जो स्पेसिफिक चार्ज निकला था वो कितना निकला था, 9.579, 9.579 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर केजी, कूलम पर केजी। ये क्या है, Q/m, Q/m दैट इज स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज किसके लिए आया, प्रोटॉन के लिए आया स्पेसिफिक चार्ज। और ये क्या बोला, मैक्सिमम स्पेसिफिक चार्ज है फॉर एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट में यदि हम देखा जाए तो मैक्सिमम स्पेसिफिक चार्ज है, और जिससे, यानी यही वाला क्या हम लिख सकते हैं, E/m, यही वाला क्या है, E/m यहाँ पे कितना आया, E/m किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, दैट इज 9.579 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर केजी। ठीक है, तो जिससे देन मास ऑफ प्रोटॉन, देन मास ऑफ प्रोटॉन बराबर हम क्या करेंगे, E/m, E अपॉन क्या करेंगे, E/m। तो E यहां पे तो सेम है, क्या लिखेंगे, चार्ज ही लिखेंगे ना, दैट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन ये कितना था, 9.579 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर केजी। ठीक है, और इसको करने के बाद ये आपका क्या आ गया, E/m। और जिस तरीके से मास किसका निकाले थे हम लोग, इलेक्ट्रॉन का निकाले थे, ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे, मास किसका निकालेंगे, प्रोटॉन का निकालेंगे, एंड दैट इज 1.673। ठीक है, 1.673, ठीक है, 1.673 इंटू 10⁻⁻27 केजी, कितना रहेगा, -27 केजी। और एक बात ध्यान में रखना है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात भी ध्यान में रखना है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी डेटा जो है, मतलब ये पॉइंट भी जो है वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये बेसिकली किसके लिए हुआ, आपका मास ऑफ प्रोटॉन के लिए, और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और फिर इसके बाद वही चार्ज तो निकल ही गया, मास भी है इस तरीके से निकल रहा है। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। क्या देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। नोट करें इसको। ठीक है, आगे जो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, तो हुआ क्या, कौन किया था भाई, चार्डविक।
चार्डविक। तो हुआ क्या कि बेसिकली देखा गया कि इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज निकल गया, ठीक है, प्रोटॉन का मास चार्ज निकल गया, लेकिन फिर भी जब एटम का वेट जब देखा जा रहा है, एटम का आप समझ सकते हैं कि जब देखा गया होगा या फिर उस तरीके से एज्यूम किया गया होगा, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन यानी कि कह सकते हैं कि जो वेट जितना मास अपना एटम का था वो जो है काफी बहुत ज्यादा आ रहा होगा, जाहिर सी बात है। तब चार्डविक के दिमाग में ये चीज भी आया उस समय कि मास इलेक्ट्रिकली यानी कि एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, वो किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण और प्रोटॉन के कारण भी, लेकिन साथ ही साथ कुछ ना कुछ ऐसा चार्जेबल यानी कि कह सकते हैं सॉरी जिसमें चार्ज नहीं है, ठीक है, चार्जेबल सॉरी न्यूट्रल, चार्जेबल बोल रहे हैं, न्यूट्रल, कोई ना कोई न्यूट्रल पार्टिकल जरूर है उसके अंदर जिसके कारण जो एटम का मास है वो ज्यादा रहा है, ठीक है, बात समझ में आया। तो ये चीज जो है क्या बता रहा है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में, तभी किस चीज का खोज हुआ, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का, ठीक है। बेसिकली क्या किया गया था कि चार्डविक जो है वो बम्बार्ड करवाए थे अल्फा पार्टिकल का, किस पे, बेरिलियम पे, ठीक है, किस पे करवाए थे, बेरिलियम पे, बात समझ में आ रहा है, क्या करवाए, बम्बार्डमेंट किसका, अल्फा पार्टिकल पे, ठीक है। चार्डविक वाज बम्बार्डिंग, चार्डविक चार्डविक वाज बम्बार्डिंग, ठीक है, अल्फ ऑन ऑन थीन सीट on thin sheet of beryllium with alpha particle and found and found new, ठीक है, न्यू फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, न्यू फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम which is, ठीक है, which is neutral in nature, कैसा था, न्यूट्रल था, ठीक है, एंड मास इज इक्विवेलेंट टू, किसके बराबर उसका मास था, अप्रोक्स प्रोटॉन के बराबर उसका मास हुआ करता है, ठीक है, एंड न्यूट्रल इन नेचर, क्या लिखे हैं, विच इज न्यूट्रल इन नेचर, ठीक। तो क्या हुआ है, ये अपना बेरिलियम है, 49 बेरिलियम है, और इसका बम्बार्डमेंट किसके साथ करवाया, बम्बार्डमेंट किसके साथ करवाया, किसके साथ बम्बार्डमेंट करवाया, तो अल्फा पार्टिकल्स, और अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, ठीक है, या कह सकते हैं डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन, दैट इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। देखेंगे अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल ये क्या है, डबली आयोनाइज He, ठीक है, डबली आयोनाइज He। अब बात को समझेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं ये He है और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, क्या ये He+2, क्या है He+2, यही क्या है अल्फा पार्टिकल। लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, लेकिन फिर भी हम इसको रिप्रेजेंट क्या कर सकते हैं, He2 और 4, क्योंकि प्रोटॉन जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है, इसका वही है अभी भी, और एटॉमिक मास में भी कोई फर्क पड़ा, नहीं फर्क पड़ा, बात समझ आया, क्योंकि मास नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इज दैट क्लियर। और ये क्या बताता है, एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसको कहीं भी यदि अल्फा पार्टिकल लिख रहा है वो ऐसे भी लिख सकता है और ऐसे भी, तो यदि कहीं ऐसा भी लिखता हुआ नजर आए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अल्फा पार्टिकल नहीं है, दैट इज अल्फा पार्टिकल, ठीक है, यानी कि डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन, क्लियर है। अब ये जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब बम्बार्डमेंट करवाएं तो यहाँ पे ये क्या मिला, C612 और साथ ही साथ N01 देखेंगे, एटॉमिक नंबर 4 और 2 कितना आ रहा है, 6 प्रोटॉन है, इसमें 6 प्रोटॉन मिल रहा है, दैट इज कार्बन, और 9 और 4 कितना हो रहा है, 13, यानी कि न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला हुआ है दोनों, लेकिन एक न्यूट्रॉन जो है घसक करके बेरिलियम का वो किधर आ गया, साइड आ जाता है, वही वाला न्यूट्रॉन, और जो फॉर्म हो जाता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर के साथ वो क्या हो जाता है, कार्बन, एंड दैट न्यूट्रल पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूट्रॉन, ठीक है, ये क्या निकला आपका, न्यूट्रॉन निकलता है, बात समझ में आया, क्लियर है ये चीज। और ये भी काफी क्या होता है, बहुत ज्यादा भारी होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन के मुकाबले इसका भी मास काफी ज्यादा रहता है। और बेसिकली आगे जब हम लोग रदरफोर्ड पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा अपने को कि जो होल एटम का जो मास है
वो कंप्लीट किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड कर रहा है न्यूक्लियस पे, यानी कि इसका मतलब प्रोटॉन और साथ ही साथ किस पे, न्यूट्रॉन पे। इज दैट क्लियर, क्या हम बोलना चाह रहे हैं? ठीक, तो इसके बेसिस पे थोड़ा सा आपको हम एक समराइज्ड वे में लिखवा देते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ और जो है पार्टिकल्स है, नॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, जैसे कि मेसोन, पॉजिट्रॉन, ठीक है, बात समझ में आया। और वो चीज हम लोग किस में डील करने वाले हैं, किस में डील करने वाले हैं वो चीज, रेडियो एक्टिविटी में, ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। क्लियर है, क्या बोलना चाह रहे हैं हम? ठीक है, तो बात ध्यान में रखेंगे, कुछ सम नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स इज आल्सो देयर, ठीक है, नेम्ड एज, ठीक है, नेम्ड एज, क्या क्या है भाई, तो नाम है पॉजिट्रॉन, ठीक है, मेसॉन, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, और भी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, एटीसी, और भी हैं, वो हम लोग कहां डील करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग जब पढ़ेंगे तो उस चीज को हम लोग देखेंगे। बात समझ में आया? अब थोड़ा सा इसका डेटाबेस जो है थोड़ा सा वो हम लोग लिख लेते हैं, एक चीज क्या है भाई, तो ये आपका है सैम्बल, सॉरी ऐसे लिखते हैं, जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स सिंबल, ठीक है, उसके बाद मास, थोड़ा सा और जगह ले लेते हैं, मास और चार्ज, ठीक है, तो ये एकदम एग्जैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, कभी भी पूछ सकता है और कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट इधर उधर कर सकता है। इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉन का क्या लिखेंगे, E01, E-10 ना, E-10, इसका चार्ज कितना है, चार्ज हम लोग क्या लिखते हैं इलेक्ट्रॉन का, -1, और जो मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। प्रोटॉन के लिए क्या लिखेंगे, H11, ये तो बताया ही है, और न्यूट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, N, ठीक है, 01, यही इसका क्या है, सिंबल हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं। और मास जो हम लोग लिखेंगे किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो मास है वो आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है, -31 kg। और इसको हम लोग एमयू में लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, वो जानते हैं हम लोग, जैसे हम लोग जो लिखते हैं हाइड्रोजन का 1 2, ठीक है, तो वो एटॉमिक मास यूनिट में हम लोग उसको लिखते हैं ना, उसका मास, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा 0.0005 AMU, ये किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। और प्रोटॉन का मास हम लोग क्या पढ़े हैं, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और AMU में क्या लिखेंगे, 1.00757, ठीक है, AMU। और न्यूट्रॉन के लिए क्या पढ़े, 1.67, ठीक है, 49 इंटू 10⁻27 kg, और यहाँ पे जो आएगा 1.00893 MU आएगा। बात समझ में आया? थोड़ा सा ज्यादा भारी जो रहेगा वो क्या मिलेगा आपको, यस, न्यूट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। MU में भी आप देख सकते हैं चार्ज, ठीक है, तो चार्ज रहेगा वो इसके ऊपर क्या पड़े हैं, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और ये कूलम किस में आया, SI यूनिट में, SI में। CGS में यदि अपने को लिखना रहे, ये याद रखना है एकदम, CGS में पूछ देगा, क्या हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻10 ESU, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU, ठीक है। इसका पूछेगा तो क्या हो जाएगा, वही पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और ये भी SI में है, ठीक है, SI में है। और जब हम इसको लिखेंगे तो और हम लोग क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 4 पॉइंट, चूंकि सेम है तो ये भी क्या आ जाएगा सेम, 4.8 इंटू 10⁻10 ESU,
ठीक है। और यदि हम इसका जाएं तो ये तो क्या है अपना न्यूट्रल है, बात समझ में आया, न्यूट्रल है, बात समझ में आया। तो ये जो है अपना चार्ज है कुछ और मास है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या रखना है, ध्यान में रखना है आपको, जो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है स्कूल के एग्जाम में पूछ दे, कॉम्पिटेटिव तो कम, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल्स में इसका यूज करवा दे, इसका करवा दे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में इसका यूज करवा दे, वो चीज ध्यान में रखना है। बात समझ में आया। अब जब ये सारा काम मामला खत्म हो गया, सारा मामला खत्म हो गया, तो फिर उसके बाद है साइंटिस्ट के दिमाग में ये आया कि भाई अब इलेक्ट्रॉन मिल गया, प्रोटॉन मिल गया, न्यूट्रॉन मिल गया, लेकिन जो एटम के अंदर जो इसका अरेंजमेंट होगा, किसका अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, वो किस प्रकार से होगा, यानी कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है उनका अरेंजमेंट एटम के अंदर कैसे होगा, और इस ये जो चीज है वो बताने लगे लोग अपने अपने थ्योरी को, और उस थ्योरी को जो है एटॉमिक मॉडल के नाम से जाना जाता है। किस मॉडल के नाम से जाना जाता है, एटॉमिक मॉडल के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रहा है, किस मॉडल से, एटॉमिक मॉडल। तो फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स आने लगे। क्या आने लगे, एटॉमिक मॉडल्स आने लगे, जिसमें सबसे पहला और जो बेसिक था, सबसे पहला और जो बेसिक था क्या था, वो प्लम पुडिंग वाला आप पढ़े होंगे क्लास 9 में भी, ठीक है। एटॉमिक मॉडल जो सबसे पहले आपको देखने को मिला था वो थॉमसन मॉडल था, थॉमसन थॉमसन मॉडल था, ठीक है। थॉमसन मॉडल में क्या बोला था कि एटम जो है उसके चारों तरफ यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, चारों तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसको उसको उसके न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, उसके न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है। बात समझ में आया, क्या बोला था, थॉमसन मॉडल के अनुसार एटम जो है स्फेरिकली, एटम जो है जिसपे पॉजिटिव चार्ज एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो निगेटिव चार्ज है वो एकदम एम्बेडेड है, उसको न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए बीच बीच में। ठीक उस प्रकार से जो प्लम पुडिंग एक डेजर्ट है, ठीक है, जिसमें पुडिंग में बीच बीच में प्लम जो है वो पड़ा हुआ रहता है, ठीक उस तरीके से समझ सकते हैं एकदम आम भाषा में, जैसे तरबूज, वाटरमेलन, वाटरमेलन में क्या देखते हैं कि बीज छोटा छोटा रहता है ना अंदर में, तो वो जो बीज है, वो जो रेड वाला आप समझ सकते हैं, जो लाल पार्ट आप जो हम लोग खाते हैं, वो पार्ट कंप्लीटली किसके लिए बोल रहा है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द, ठीक है, स्फीयर ऑफ एटम, ठीक है, uniformly distributed around the atom, and negative charge embedded like a seeds of watermelon, is that clear। और इसी को क्या बोला गया, थॉमसन मॉडल कहा गया, ठीक है, क्या कहा गया, थॉमसन मॉडल, यानी क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, इनके कहने के अनुसार इट स्टेट्स दैट पॉजिटिव charge is uniformly distributed around the atom, ठीक है, and negative charge embedded in it for maintain the न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो है वो नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड रहेगा, और इसी को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, और साथ ही साथ वाटरमेलन, ठीक है, मॉडल भी कहा जाता है, ध्यान में रखना है, ठीक, बात समझ में आया। और इसका क्या आ जाएगा, इसका जो लिमिटेशंस है, तो ये भैया क्या हो गया, गलत हो गया, क्यों, क्योंकि इसने न्यूक्लियस के बारे में कुछ बताया ही नहीं, यानी कि सिंपल रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में इन्होंने कोई डिस्कस नहीं किया, हालांकि वो चीज तो नहीं था, लेकिन उस समय तो नहीं था, लेकिन उस चीज के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिमिटेशन में लिख सकते हैं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड,
he could not explain, ठीक है, could not explain रदरफोर्ड, ठीक है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को इन्होंने, यानी उसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया था, ठीक है, जिसके कारण वो क्या हुआ, गलत साबित हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रदरफोर्ड का ही मॉडल, वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी जो एटॉमिक मॉडल दिए हुए हैं। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट था, M का रेशियो किस तरीके से आता है वो देखा, और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट को हमने देखा। ठीक है, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।